हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में। स्टूडेंट, हम आज एक बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा इम्पोर्टेंट भी कह लीजिएगा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कह लीजिएगा बिजनेस फाइनेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, जिसमें हम लोग आज इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के टाइप्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से मॉडल होते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहे स्टूडेंट तो इस चैप्टर से थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा देखने को आपको मिलेगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, दो या तीन क्लास जाएंगे, 2-3 क्लास में इस चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग समझते हैं डिविडेंड पॉलिसी होता क्या है। डिविडेंड पॉलिसी तो अलग है, पहले वर्ड को समझते हैं डिविडेंड होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी व्यवसायिक संस्था का जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो है प्रॉफिट कमाना। वो क्या होता है? लाभ कमाना। ठीक है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय होता है कि हम लाभ का या प्रॉफिट का यूज कैसे करें। मीन्स इस प्रॉफिट का जो कंपनी ने अर्न किया है उसका ओनर के द्वारा खुद यूज कर लिया जाए या इसे रिटर्न अर्निंग के रूप में रख लिया जाए कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी के डेवलपमेंट में या कंपनी की और भी कोई एक्सपेंशन में इस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया जाए। स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में होते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होती नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि उसमें ओनली एक ओनर होता है, वो अपने हिसाब से चाहे जो करना चाहे, क्योंकि उसमें किसी प्रकार कोई लेन देन तो करना नहीं होता है, किसी प्रकार कोई डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना होता है, खुद ही ओनर होता है और खुद ही सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को डील करता है। थोड़ा सा पार्टनरशिप में अगर आए तो पार्टनरशिप में किसी प्रकार का कोई भी अगर ट्रांजैक्शन, किसी प्रकार कोई भी लेन देन होता है तो एज पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर मेंशन है तो डिविडेंड दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, सारी बातें एज पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कर दिया जाता है। लेकिन अगर स्टूडेंट अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा से कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू समझे, जो कि सबसे वाइडर आपका बिजनेस का फॉर्म है, उसमें ये समस्या होती है कि हम डिविडेंड दें तो कितना दें, उसका मात्रा क्या होगा, क्या डिविडेंड कैश के रूप में दिया जाएगा या कैश के अलावा कोई और फॉर्म में दिया जाएगा कंपनी में। ठीक है, क्योंकि देखो लॉ के अकॉर्डिंग लॉ मानता है कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है भाई, लॉ ने माना है कंपनी क्या है, इन द आई ऑफ लॉ, कंपनी के निगाह में लॉ के निगाह में कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। और इसके अलग अलग जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, मतलब कंपनी के स्वामी होते हैं, वो अलग अलग दूर दराज, अलग अलग देश विदेश, अलग अलग कोनों में फैले हुए होते हैं। अब वे सभी जगह क्या कर सकते हैं, भाग तो ले नहीं सकते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं, अपने सभी प्रकार के कार्यों को कराने के लिए कुछ व्यक्तियों के हाथ में इसको सौंप देते हैं, जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या संचालक मंडल के नाम से जानते हैं। अब इस संचालक मंडल के आधार पर ये देखा जाता है कि भाई लाभ हुआ तो कितना हुआ, इस लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, शेयर होल्डर को किया जाएगा तो कितना किया जाएगा, कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी के एक्सपेंशन में, कंपनी के विकास में कितना रखा जाएगा, हमारे लिए शेयर होल्डर ही सब कुछ है या कंपनी की ग्रोथ सब कुछ है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ डिसीजन लेते हैं। और वास्तव में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डिविडेंड डिसीजन एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि ये ओवरऑल कंपनी के पूरी जो हमारी आउटले है उसको क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, पूरे आउटले को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं और कि डिविडेंड होता है क्या। देखिए, डिविडेंड मतलब होता है लाभ का वह भाग, मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी कह लीजिएगा, कंपनी के लाभ का वह भाग जो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टूडेंट, वो हमारा कहलाता है डिविडेंड। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑफ ऑल शेयर होल्डर आर टू बी नोन एज डिविडेंड। ठीक है स्टूडेंट, इसे कंपनी एक्ट के थ्रू 123, ध्यान रखिए 123 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है, धारा 123 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। डिविडेंड होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग बुक की भाषा में समझते हैं, हिंदी में भी है। मैंने आपसे कहा था कि अब सारी हमारी क्लासेस हिंदी मीडियम में मिलेंगी और इंग्लिश मीडियम में भी मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में समझते हैं होता क्या है। लीजिए, लो भाई आ गया।
कह रहा है मीनिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। देखिए कह रहा है कि अ डिविडेंड पॉलिसी इज ए कंपनी ऑफिशियल स्ट्रैटेजी, कि डिविडेंड पॉलिसी किसी भी कंपनी का एक क्या होता है, ऑफिशियल स्ट्रैटेजी होता है एक, ठीक है, ऑफिशियल स्ट्रैटेजी होता है टू हाउ, इसे क्या करने के लिए, एंड व्हेन टू डिस्ट्रीब्यूट इट प्रॉफिट। देखिए ये मेन इसका पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है मैंने इसको अलग कलर किया है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो इसमें ये देखा जाता है कि हम लोग अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करें टू शेयर होल्डर, किसको करना है, टू शेयर होल्डर को, थ्रू अ डिविडेंड, ठीक है। मतलब कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो हमारे कंपनी के ओनर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए डिविडेंड के रूप में। उन्हें जो भी हम लोग देते हैं वो हमारा कहलाता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जो हम, अगर जैसे सपोज करिए हम किसी बैंक से पैसा लेते हैं, तो बैंक से पैसा लेने के एवज में बैंक के पास हम लोग क्या करते हैं, कुछ देते हैं। सर क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ठीक। उसी प्रकार जब कोई पर्सन हमारे कंपनी में पैसा लगाया होता है एज ए शेयर के रूप में, इक्विटी शेयर के रूप में, प्रेफरेंस शेयर के रूप में, तो उस शेयर होल्डर को कंपनी के द्वारा जो रिटर्न मिलता है, जो रिटर्न मिलता है साल के बीच में या साल के अंत में, वो हमारा कहलाता है स्टूडेंट डिविडेंड कहलाता है। ये कैश भी हो सकता है या स्टॉक के रूप में हो सकता है। ध्यान की ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हमेशा डिविडेंड कैश के रूप में दे। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, कंपनी को कैश देने में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो, इसकी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पर किसी प्रकार कोई इम्पैक्ट न पड़े, तो कंपनी कैश भी दे सकती है और जनरली कैश ही देती है। बट सम टाइम कंपनी अदर फॉर्म में, स्टॉक में, प्रॉपर्टी में, बॉन्ड में, स्क्रिप्ट में, किसी प्रकार कुछ भी दे सकती है। ऑल थ्रू अदर मीन्स द पॉलिसी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ पे आउट बैलेंसिंग टू नीड द रिवार्ड इन्वेस्टर। देखिए ये एक प्रकार से जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं, जो हमारे कंपनी में पैसा लगाए होते हैं, उन्हें रिवार्ड के रूप में, इनाम के रूप में कर लीजिएगा स्टूडेंट, प्रतिफल के रूप में कर लीजिए, उनको मिलता है साल के अंत में, साल के बीच में मिलता है, ठीक है, ओके। तो कंपनी के लाभों का वह हिस्सा या वह भाग जो कंपनी के अंशधारियों के द्वारा साल के बीच में या साल के अंत में मिलता है एज ए रिवार्ड के रूप में, वो हमारा कहलाता है लाभांश कहलाता है। लाभांश कैश भी हो सकता है या किसी प्रकार का कोई स्टॉक के रूप में भी हो सकता है। विथ रिक्वायरमेंट टू द रिटेन द अर्निंग इन द फ्यूचर ग्रोथ लो, ये भी कह रहा है कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो रिटेन हमारा प्रॉफिट होता है उससे हम कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ में या इन्वेस्टमेंट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज़ कर लेते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को कितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फैक्टर लाइक ए प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट प्लान, कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ एंड इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिसी डिसीजन। मतलब ये जो हमारी पॉलिसी डिसीजन होगी, ये कंपनी की ओवरऑल क्या होती है, प्रॉफिट को ध्यान रखा जाता है, इन्वेस्टमेंट जो हमारी स्ट्रेटजी बनाई गई है, प्लान जो हमारा किया गया है, कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है। इस संबंध में हमें क्या करना पड़ता है, एक डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है, कि हम कंपनी कितना प्रॉफिट भाग अपने शेयर होल्डर को दे, ठीक है। थोड़ा सा और समझिए, हिंदी में समझिएगा। फिर लाभांश नीति से ऐसे, लाभांश नीति डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की वह रणनीति है जिसके द्वारा अपने लाभों को शेयर होल्डर को वितरित करने का निर्णय लेती है। ध्यान रखिए, कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है एक ऐसी पॉलिसी होती है, ऐसी रणनीति होती है जिसके माध्यम से कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को, मैंने यही पहले बताया था कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एमंग ऑफ ऑल पार्टनर, अपने शेयर होल्डर को वितरित करने का निर्णय करती है। इसमें यह तय किया जाता है कि लाभ का कितना हिस्सा, ये भी मैंने कहा कि कितना हिस्सा लाभांश के रूप में अंशधारकों को दिया जाए। मतलब ये देखा जाए, जिसको सपोज करिए ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 100% हमारे प्रॉफिट हो गया, तो इसका कितना 10%, 15%, 20%, कितना हम लोग क्या करेंगे, हिस्सा अपने शेयर होल्डर को दिया जाएगा। कंपनी के विकास के रूप में रिटेन करना पड़ता है। कभी कभी होता है भाई ठीक है, लाभांश बहुत कम देंगे, हमें इसका रिटेन अर्निंग बनाना है, जिससे कंपनी के ग्रोथ में, कंपनी के डेवलपमेंट में, रिटेंशन में हम लोग क्या करें, इसका यूज़ करें। यह नीति कंपनी के वित्तीय स्थिति के विकास की संभावनाओं और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। सही बात है कि हम पॉलिसी बनाएंगे तो ये बहुत से फैक्टर हमारे होते हैं, जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है, तमाम प्रकार की जो हमारी ग्रोथ है, या हमारा जो शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग अपनी डिविडेंड पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं। स्टूडेंट ये बात को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। थोड़ा सा कुछ और समझते हैं, इसके ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी। देखो एक प्रकार से क्या करा, पहले शेयर धारकों को पुरस्कृत करना, ठीक है। मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे एक वर्ड मैंने कहा था, देखो ये रिवार्ड के रूप में, ठीक है, ये क्या होता है, रिवार्ड इनाम के रूप में किसको मिलता है, शेयर होल्डर को। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, अंशधारकों को पुरस्कार करना या पुरस्कृत करना।
कंपनी के मुनाफे को अंशधारकों के बीच साझा करना, जो कि उनके आय का एक स्रोत होता है। भाई सही बात है, जो कंपनी में शेयर होल्डर आपके पैसे लगाए हुए हैं, भाई उनको कुछ न कुछ तो साल के बीच में या साल के अंत में कुछ न कुछ तो एज ए रिवार्ड के रूप में मिलना चाहिए, जिससे उनका मनोबल होगा बढ़ना चाहिए। तो ये को दूसरा कह रहा है उसका उद्देश्य कंपनी का क्या करना, डेवलपमेंट करना, कंपनी का विकास करना। कह रहा है लाभ के एक हिस्से को कंपनी के पुनर्निवेशित करना चाहिए, मतलब कि हमें यहाँ पर अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा रिटेन अर्निंग के रूप में रखना होगा, जिससे कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी के डेवलपमेंट में हम लोग क्या कर सके, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, जिससे कंपनी और आगे बढ़ सके, जिससे भविष्य में कंपनी के विकास के अवसर को लाभ उठाया जा सके। ठीक है, कंपनी के जो भी चांसेस हमें मिले डेवलपमेंट में, उसमें कंपनी आगे बढ़ सके। अंशधारकों का विश्वास, ठीक है, एक स्पष्ट और सुसंगत लाभांश नीति, मतलब एक अच्छी पॉलिसी अगर आप बनाते हैं जिससे शेयर होल्डर के बीच में क्या होता है, एक विश्वास पैदा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। ठीक है, तो शेयर होल्डर भी सोचेंगे भाई कंपनी मेरे हित के बारे में सोच रही है। ठीक है भाई, तो इसलिए आपको उनकी जो बिलीव है, ट्रस्ट कर लीजिए, उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए कंपनी क्या करता है, उन्हें डिविडेंड के रूप में पैसा देता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो कुछ हमारे डिविडेंड पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कंपनी के लाभांश के प्रकार, कि जो टाइप्स ऑफ डिविडेंड होता है वो क्या हो सकता है। मोस्टली अगर बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहला हमारा होता है और कैश डिविडेंड, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा फेमस, कुछ भी कर लो तो होता है कैश डिविडेंड। कंपनी जनरली क्या करता है, हमेशा जो डिविडेंड का अमाउंट होता है वो कैश के रूप में ही डिविडेंड डिक्लेयर करता है, कैश के रूप में ही डिक्लेयर करता है। बट इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कंपनी अगर कैश का पेमेंट करती है एज ए डिविडेंड के रूप में, तो इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई इफेक्ट न पड़े, कि पता लगा कंपनी कैश के रूप में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, जिससे कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन था वो कैश के रूप में वो डिस्टर्ब हो गया, इससे लेने देने पड़ जाएंगे, मतलब विपरीत इसका प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा से आप अपने डिविडेंड को देते समय, मतलब एज ए कैश डिविडेंड के रूप में देते समय कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान रखिए कि हमारे पास सफिशिएंट कैश है कि नहीं है। अगर सफिशिएंट कैश है तो कैश दीजिए, बट नॉर्मली कंपनी हमेशा इसी को ही अपनाती है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, स्टॉक डिविडेंड। ठीक है भाई, कंपनी कह रहा है ठीक है भाई, स्टॉक का मतलब कह रहा है कंपनी अपने प्रॉफिट से तो करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कंपनी के पास प्रॉफिट कम होता है, तो कंपनी अपने फंड से हम लोग यूज़ कर लेते हैं, मतलब एज ए सरप्लस से या किसी प्रकार का रिजर्व है, तो उससे भी उस पार्ट से हम लोग पैसा निकाल के एज ए डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर कर देते हैं, जिसे हम स्टॉक डिविडेंड के नाम से जानते हैं। सॉरी। तो कैश तो नॉर्मल मिलता है, लेकिन कभी कंपनी के पास सफिशिएंट कैश नहीं है, मतलब प्रॉफिट नहीं है, तो उस केस में कंपनी अपने क्या करता है, सरप्लस से, या कंपनी अपने जो भी उसने रिजर्व के रूप में क्रिएट किया है उस रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। चलिए बॉन्ड के रूप में अगर बात करें, देखिए बॉन्ड के रूप में कंपनी क्या होता है कभी कभी कि अपने शेयर होल्डर को कैश न देकर या स्टॉक न देकर बॉन्ड के रूप में जारी कर देता है, क्योंकि बॉन्ड, हाँ, इसी स्क्रिप्ट के नाम से, ध्यान रखिए, इसी स्क्रिप्ट डिविडेंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कारण ये क्या होता है, कभी कभी कंपनी अपने प्रॉफिट से या कंपनी के पास जो भी रिजर्व सरप्लस था या संचित कोष का पैसा था वो उससे पेमेंट करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा लाभ से ही करे, मतलब कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में कैश है तो आप इससे कर दीजिए। देखिए स्क्रिप्ट मतलब होता है जनरली, इससे मैं आपको डिविडेंड आज दे रहा हूँ, लेकिन कुछ मैं इसमें कुछ टर्म कंडीशन लगा देता हूँ। जैसे एग्जांपल बात करें अगर, तो प्रमोजरी नोट हो गया, तो प्रमोजरी नोट जो कि क्या होता है, उसमें एक टाइम होता है, टाइम लिमिट के बाद वो क्या करता है, ड्यू होता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद क्या होता है, ड्यू होता है, जिससे कंपनी को तो चांस मिल जाता है, मौका मिल जाता है कि चलिए भाई ठीक है, इनको डिविडेंड तो हमें देना है, ड्यू तो हो गया, सारा चीज़ क्लियर कर दिया, पेमेंट हमें 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद हमें करना है, थोड़ा सा यहाँ पर को मौका मिल जाता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड डिविडेंड। भाई हम डिविडेंड तो दे रहे हैं लेकिन बॉन्ड के रूप में दे रहे हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट के रूप में, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्क्रिप्ट। इसमें अगर एग्जाम्पल लेना है तो आप प्रमोजरी नोट ले सकते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग प्रतिज्ञा पत्र के नाम से जानते हैं। जी, अगला हमारा करा प्रॉपर्टी डिविडेंड। कंपनी कभी 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 ऐसा होता है कि कैश न देकर उसे प्रॉपर्टी के रूप में डिविडेंड जारी कर देता है। ठीक है, मतलब जो स्टॉक का पार्ट हमारा होता है, इसे हम लोग एज ए सिक्योरिटी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको दे देते हैं। ठीक है, अब इसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कराकर आप अपने इसको डिविडेंड के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करता है कंपनी, ये जो प्रॉपर्टी डिविडेंड होते हैं, लाभांश का एक प्रारूप क्या जनरली होता नहीं, बहुत कम इसको देखने को मिलता है कि
इसमें एक कंपनी क्या करता है, ऋण पत्रों को, किसी प्रकार का कोई ऋण पत्र है या किसी प्रकार कोई और अदर एसेट्स है, उसको इन्वेस्टमेंट कर देता है और बाद में से क्या करता है, बेचकर किसी प्रकार का कोई कैपिटल गेन कर लेता है, जिससे एज ए डिविडेंड के रूप में उससे बन जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्या, कंपोजिट, मिश्रित, ये मिश्रित है, मिश्रित लाभांश। ठीक है, मिश्रित मतलब कंपोजिट, मतलब डिविडेंड हमें देना है, बट डिविडेंड में हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ पैसा कुछ कैश के रूप में कर देते हैं, या कभी कोई कुछ इसमें स्टॉक के रूप में या प्रॉपर्टी के रूप में, अदर फॉर्म के रूप में हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, इसलिए इसका नाम रखा कंपोजिट। जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर फिक्स ना हो, मतलब कुछ पैसा हम कैश के रूप में भी देते हैं, कुछ स्टॉक के रूप में देते हैं, कुछ प्रॉपर्टी के रूप में देते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया कंपोजिट डिविडेंड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अंतरिम डिविडेंड ध्यान रखिएगा, नाम का अंतरिम, मतलब ऑल टाइप ऑफ सच डिविडेंड विच आर डिक्लेयर एट द मिडिल ऑफ द ईयर। साल के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो ये हमारा कहलाता है अंतरिम लाभांश, ये हमारा कहलाता है अंतरिम लाभांश कहलाता है। और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट होता है जो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में अगर जो दिया जाता है वो हमारा अंतिम लाभांश, इसको हम लोग फाइनल डिविडेंड के नाम से जानते हैं। तो ये ओवरऑल कुछ हमारे थे टाइप्स ऑफ डिविडेंड। ध्यान रखिए स्टूडेंट, मोस्टली कैश होता है, कुछ हमारा आता है स्टॉक, कंपोजिट और अंतरिम फाइनल। ठीक है स्टूडेंट, अब जो हम लोग को पढ़ना है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट वो है टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति के क्या प्रकार होते हैं। मोस्टली अगर बात करें स्टूडेंट तो डिविडेंड पॉलिसी में तीन हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तीन हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी में। देखो, डिविडेंड का टाइप अलग है, ये डिविडेंड की जो हमारी पॉलिसी है उसकी मैं टाइप की बात कर रहा हूँ। तो पहला हमारा क्या है, साउंड बोलते हैं इसको, या स्टेबल बोलते हैं, या फिर इसको कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, सुदृढ़ कर लीजिएगा, मजबूत कर लीजिएगा, ठीक है, या कर लीजिए बेस्ट कर लीजिएगा, जो भी आपको कहना हो तो अलग, सुदृढ़, सुस्थिर, कुछ भी कर सकते हैं। कंजर्वेटिव, दूसरा हमारा क्या है, कंजर्वेटिव टाइप का हमारा है, रूढ़िवाद था, जिसको कठोर भी बोलते हैं, कठोर लाभांश नीति। एक तो हमारा क्या, सुदृढ़ लाभांश नीति, दूसरा हमारा क्या, कंजर्वेटिव मतलब कठोर लाभांश नीति, या इसी को हम लोग रूढ़िवादिता के नाम से भी लोग जानते हैं, कठोर कह लो, ठीक है, इसे कठोर कह लो या रूढ़िवादिता कह लो, क्या कह लो, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी। और एक हमारा था लिबरल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उदार, बहुत सिंपल सीधा साधा, उदार। तो बारी बारी से हम लोग समझते हैं ये तीनों डिविडेंड पॉलिसी है क्या। आइए पहला लेते हैं हम लोग, साउंड या स्टेबल। लीजिए, पहला हमारा क्या है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है, साउंड कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, स्टेबल करो, साउंड करो, सुदृढ़ लाभांश नीति, हिंदी में क्या बोलते हैं, सुदृढ़ लाभांश नीति। देखो स्टूडेंट, क्या होता है, कंपनी जनरली जो डिविडेंड देता है वो क्या करता है, हर साल वो फिक्स रखने का प्रयास करता है। इसमें क्या रहा है, पे अ कांस्टेंट प्रेडिकेट द डिविडेंड अमाउंट पर शेयर ऑफ ईच ईयर, मतलब यहाँ पर एक जो हर साल जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो क्या हो रहा है, हर साल क्या होता है, फिक्स होता है। इवन इफ अर्निंग फ्लक्चुएट, मतलब अगर कंपनी का हर साल अर्निंग जो हो रही है, कमाई जो हो रही है, हर साल क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट होता है, जिससे हमारे कंपनी के इनकम पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें ये प्रयास किया जाता है कि भाई हम जो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हैं उसमें बार बार हर साल उसके रेट में चेंजिंग ना हो, मतलब परसेंटेज जो भी हम लोग उसको देने वाले 2, 4, 5, 10% देने वाले हैं उसमें चेंजिंग ना हो, मतलब इसमें कोशिश किया जाता है कि फिक्स रखा जाए। और कंपनी लॉन्ग टर्म में मोस्टली क्या करता है, अपने जो डिविडेंड का रेट है उसमें के बदलाव करने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि हर साल उसे क्या करता है, स्टेबल रखने का प्रयास करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है, स्टेबल रखा गया है। ठीक है, मतलब वो परिवर्तन नहीं करने का प्रयास करता है। हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, कंपनी क्या करता है, कंपनी जो हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट है किसके, शेयर होल्डर के, और कंपनी के जो हमारी रिक्वायरमेंट है उन दोनों को ध्यान में रखता है, मतलब दोनों को बराबर ध्यान रखता है। ठीक है, कि भाई हमारे लिए शेयर होल्डर हमारे लिए खास है, और साथ साथ कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को क्या करते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा हम लोग कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास करते हैं जिससे कंपनी ग्रो भी करे, तरक्की भी करे, डेवलप भी करे, और साथ साथ हमारे जो शेयर होल्डर है इनकी भी तरक्की हो, उनको मतलब अर्निंग बढ़े, इनका अर्निंग पर शेयर जो हमारा EPS है ये भी हमारा बढ़े। ठीक है, और साथ साथ कंपनी जो हमारा रिटेन अर्निंग है RE, उसको क्या करता है, मेंटेन भी रखने का प्रयास करता है कि हर साल बराबर हो। ठीक है, मतलब अगर किसी साल कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो उस साल हम लोग कुछ
एडिशनल रिजर्व या एडिशनल कोई फंड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट ना होकर या कम प्रॉफिट हुआ है तो उस साल हम लोग क्या करेंगे, उससे रिजर्व से या कुछ फंड से हम लोग अपने डिविडेंड की जरूरत रेट है उसको इक्वल करने का प्रयास करते हैं। तो आज हिंदी में समझिए तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। कर स्थिर लाभांश नीति एक ऐसी लाभांश रणनीति है जिसमें कंपनी अपनी आय में उतार चढ़ाव के बावजूद, मतलब जो भी उसके इनकम में फ्लक्चुएट, ये जो वर्ड लिखा फ्लक्चुएट मतलब उतार चढ़ाव के बावजूद अंशधारियों को हर साल एक समान और अनुमानित राशि देती है। मतलब जो रेट हम देंगे, जैसे मान लीजिए हम सपोज करिए भाई फिक्स कर दिए 15% हमें देना है, तो अब कंपनी क्या कराए, हम हमारा प्रॉफिट चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए हम 15% डिक्लेयर करेंगे। हमने कंपनी के शेयर होल्डर को अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई आपको हम देंगे। कंपनी की कैसी भी कोई पोजीशन हो वो लाभांश फिक्स कर देगा। इस नीति का उद्देश्य शेयर होल्डर को लाभांश की एक निश्चित राशि समय की गारंटी देना है। मतलब हम आपको फिक्स देंगे और टाइम पे देंगे, ये भी बात है, इसकी गारंटी देता है, जो उन्हें कंपनी के दीर्घकालीन प्रदर्शन और स्थिरता का आश्वासन देता है। इस नीति में लाभांश की राशि अक्सर कंपनी की लंबी अवधि की आय के अनुरूप होती है, न कि तिमाही। मतलब मैंने आपसे यही कहा कि ये हमेशा लॉन्ग टर्म, ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म के पीरियड को मान के चलता है। कंपनी के लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, बोले तो फिक्स रहेगा, उसमें किसी प्रकार का हेर फेर नहीं होने का प्रयास करेगा। इसके लिए क्या करता है, एक गारंटी के रूप में भी देता है। ये सबसे अच्छा सबसे बेस्ट माना गया है। ये जो पॉलिसी हमारी है इसको सबसे अच्छा सबसे बेस्ट माना गया है। इसके बाद दूसरा हम लोग समझते हैं स्टूडेंट, दूसरा हमारा क्या है, लिबरल, उदार लाभांश नीति। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या होता है, जो लिबरल नाम से करें उदार, मतलब इसमें क्या होता है, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसका मैक्सिमम पार्ट क्या करता है, वो अपने शेयर होल्डर को पे कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया उदार लाभांश नीति। ठीक है, इनका मानना है कि लाभ का उतना भाग रखेंगे, मतलब कि लाभ का उतना भाग मतलब कुछ भाग वो क्या करेंगे, एज ए रिटर्न अर्निंग, कंपनी का कुछ भाग एज ए रिटर्न अर्निंग के रूप में रखेंगे, जितना कंपनी को ठीक लगेगा, जितना कंपनी को ठीक लगेगा उतना वो क्या करेंगे, एज ए रिटर्न अर्निंग के रूप में वो लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसमें ध्यान रखिए, इसमें ये स्टूडेंट सबसे मेन पॉइंट है, इसमें पे आउट जो हमारा होगा, पे आउट जो होगा बहुत हाई होगा। इसमें पे आउट जो हम डिविडेंड देने का प्रयास करेंगे अपने शेयर होल्डर को, वो हाई रेट से देंगे। और इसमें रिटेंशन रेशियो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिटेंशन रेशियो जो हमारा होता है वो हमारा बहुत कम होता है या नाम मात्र का होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है बहुत नाम मात्र का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पूछ सकता है यहाँ से एमसीक्यू सवाल कि ऐसे कौन से डिविडेंड पॉलिसी हैं जिसमें पे आउट रेशियो हमारा क्या होता है, हाई होता है, और रिटेंशन रेशियो क्या होता है, लो होता है, तो वह लिबरल डिविडेंड पॉलिसी के अंतर्गत होता है। ठीक है, मतलब ये जो पॉलिसी है इसमें शेयर होल्डर को लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते हैं, और कंपनी का जो वर्तमान हित है दोनों को भी हम लोग क्या करते हैं, समान महत्व देते हैं। स्टूडेंट ये जो पॉलिसी है इसका ये फंडा है, इनका ये मानना है कि हमारे शेयर होल्डर हमारे लिए सब कुछ है, अपने शेयर होल्डर को जितना ज़्यादा हो सके वो डिविडेंड दो, जिससे उनका मनोबल बढ़े। ठीक है, और कुल मिलाकर हाँ, ऐसा इसके करने से कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी की जो फंड है उसमें कुछ थोड़ा से रिडक्शन, कुछ कमी भी होती है, इसीलिए रिडक्शन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अब तक था दो पॉलिसी। तीसरा और अंतिम पॉलिसी जो है वो कंजर्वेटिव है। वो क्या है स्टूडेंट, कंजर्वेटिव, जिसको हम लोग कठोर लाभांश नीति या इसको हम लोग रूढ़िवादी, ये ध्यान रखिएगा, ये इस टेबल का उल्टा है। ये जो हम लोग पढ़े हैं इसका ये उल्टा है, ये क्या हमारा उल्टा है। देखो देखो ये जो पॉलिसी होती है इसमें ये माना जाता है कंपनी जितना भी लाभ कमाता है, जितना भी प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, वो उसमें बहुत ही नाम मात्र का, ये कह लीजिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत कम हो जाता है, बहुत नाम मात्र क्या करता है, अपने शेयर होल्डर को लाभ के रूप में एज ए डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर करने का प्रयास करता है। और मैक्सिमम पैसा जो हमारा रिटर्न अर्निंग है उसको कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी के विकास में, कंपनी के एक्सपेंशन में वो मैक्सिमम पैसा यूज़ करता है। मतलब प्रॉफिट अगर जो भी कमाया है इस प्रॉफिट का पूरा पैसा है या कभी कभी होता है नाम मात्र, बहुत कम हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे किसको, अपने शेयर होल्डर को, और मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो कंपनी अपने
रिटेंशन अर्निंग के रूप में रखता है, जो कंपनी के पुनर्विनियोजित कर दिया जाता है, मतलब कंपनी के डेवलपमेंट में इसको री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। कभी कभी लाभांश दिया जाएगा या कभी कभी एकदम नाम मत कहे बहुत कम दिया जाएगा। इसमें जो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा, इसमें जो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा वो क्या होगा, बहुत कम। और इसमें रिटेंशन रेशियो जो होगा बहुत हाई होगा। इसमें रिटेंशन रेशियो क्या होगा, हाई होगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। बुक के भाषा में थोड़ा समझते हैं क्या करते हैं। करा अ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी इज ए स्ट्रैटेजी वेयर अ कंपनी पे आउट ऑफ स्मॉलर पोर्शन करा ऑफ इट्स अर्निंग एज ए डिविडेंड। ये मैंने आपसे पहले बताया कि इस प्रकार के डिविडेंड पॉलिसी की स्ट्रैटेजी में कंपनी क्या करता है, पे आउट करता है एज ए स्मॉलर, मतलब कम से कम बहुत छोटा सा पोर्शन ऑफ इट्स अर्निंग एज ए डिविडेंड, मतलब कि एज ए डिविडेंड के रूप में बहुत छोटा देता है। एंड रिटेन अ लार्जर अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड फ्यूचर ग्रोथ। कंपनी के फ्यूचर, कंपनी के भविष्य में लाभ के लिए या भविष्य में विकास के लिए वो लार्जर अमाउंट क्या करता है, उसे एज ए रिटेन के रूप में रखता है। दिस पॉलिसी इज ऑफ्टन अडॉप्ट बाय द कंपनी विथ हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। मतलब ये जो रणनीति है या जो ये पॉलिसी है, कंपनी उन सभी प्रकार के जगहों पे उसको पैसा यूज़ करता है जहाँ पर विकास के अवसर क्या होता है, अवसर ज़्यादा होते हैं। अनसर्टेन द अर्निंग और नीड है फॉर लिक्विडिटी, या जहाँ पे कह लीजिए तरलता की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर कंपनी इस प्रकार की पॉलिसी को अपनाता है। वाइल इट कैन बी लीड टू लेस इमीडिएट इनकम फॉर शेयर होल्डर, इट्स प्रोवाइड द ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बट बफर टू लेंटर। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। ये जो आपका है ये पॉलिसी है, कंपनी अंसारियों को दीर्घ काल में इसका लाभ मिलता है, परंतु इस नीति का पालन करते समय ध्यान रखिए बहुत हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी, हमें स्ट्रैटेजी या सतर्कता कह लीजिए बरतनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ही होता है कि स्टूडेंट शेयर होल्डर वेट करते रहे भाई अब हमें डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, अब हमें डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, मतलब वो जो धैर्य रखते पेशेंस हो सकता है टूटने लगे, तो उनके धैर्य की सीमा को पार ना होने पाए, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। हिंदी में क्या करा है स्टूडेंट, कह रहा एक रूढ़िवादी लाभांश नीति कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी का अर्थ यह है कंपनी अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के विकास के रूप में फिर से निवेश करता है। मतलब कंपनी जो भी प्रॉफिट कर रहा है उसका मैक्सिमम पैसा वो RE के रूप में रखता है, रिटर्न अर्निंग के रूप में। डिविडेंड बहुत कम देगा करते, और लाभांश के रूप में कम और एक निश्चित राशि तक भुगतान करता है, मतलब नाम मात्र का, ये कह लीजिए बहुत कम, वो क्या करता है 100 में कुछ % करता है। यह नीति अंशधारकों को लाभांश भुगतान करने की एक निश्चित राशि का आश्वासन देता है, मतलब फिक्स कर देगा भाई आपको मिलेगा या नाम मात्र का मिलेगा। लेकिन कंपनी के लाभ में बड़ी वृद्धि के बावजूद लाभांश की राशि में बड़ा बदलाव नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़े स्टूडेंट, आज डिविडेंड पॉलिसी क्या है, डिविडेंड क्या होता है, इसकी पॉलिसी कौन कौन से है, ये सारी बातें हम लोग पढ़े स्टूडेंट। थ्योरी लगभग सारा कवर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टूडेंट इसके हम लोग कुछ मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे वाल्टर मॉडल, गॉडोन मॉडल, MM मॉडल और सोलोमन इजरा मॉडल। तो ये कुछ मॉडल हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कैसा लगा स्टूडेंट आज का क्लास, हिंदी में या इंग्लिश में कोई डाउट हो, कोई वर्ड ना समझ में आया हो तो उसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर फिर भी रह जाता है कोई क्वेरी तो उसको कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं क्लास नेक्स्ट में। अगर आप चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।